नमस्कार साथियों। हम लोग जो है पिछले कुछ दिनों से जो है परिवार पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमारी जो चर्चा हुई थी वो परिवार के महत्व पर हुई थी। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है परिवार की वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति भारतीय परिदृश्य में और वैश्विक परिदृश्य में। इसके लिए जो हमने कोटेशन लिया है वो 5134 से लेकर के 5141 तक का जो कोटेशन है वो सिलेक्ट किया है। टोटल जो है इसमें हमारे जो है 7 कोटेशन जो हैं वो कवर हो जा रहे हैं। मैं एक बार कोटेशन को आप लोगों के सामने पढ़ दे रहा हूं। इसमें से कोटेशंस मेरे से हमने जो है कुछ बिंदु लिए हैं। वो बिंदु मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जिन विषयों पर हमारी चर्चा होनी है। एक बिंदु हमने ये लिया है कि समाज में बढ़ती हुई भौतिकता और व्यक्तिगत व्यक्तिवाद परिवार व्यवस्था के लिए हानिकारक है। दूसरा पॉइंट हमने लिया है राज्य द्वारा समाज और परिवार व्यवस्था को षड्यंत्र के तहत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गुलामी के लंबे काल में हमारी व्यवस्था में विकृति आई है, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट हमने लिया है सफलता के लिए चालाकी को किसी भी सीमा तक उपयोग करने की मानसिकता जो है वह हानिकारक है। इन 4 पॉइंट्स पे जो है हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले तो हम वर्तमान परिवार व्यवस्था को देखें भारत में, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमारी परिवार व्यवस्था जो है वह लगातार टूट रही है। टूटने का अर्थ है स्त्री और पुरुष के संबंधों को अगर आप देखते हैं या फिर आप परिवार में वृद्धों की स्थिति देखते हैं, वहां पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से वृद्धाश्रम में बढ़ती हुई संख्या हो या स्त्री और पुरुष के मध्य जो है विवाह विच्छेद हो जाता है। वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि निश्चित स्तर पर हमारी जो परिवार व्यवस्था है वो पहले की तुलना में कमजोर हुई है और टूट रही है। और हम वैश्विक स्तर पर जब अपनी तुलना करते हैं तो पश्चिमी के देशों में अगर देखा जाए तो वहां पर दो का ही अस्तित्व दिखाई देता है, व्यक्ति और राज्य का। अर्थात कभी ऐसी आइडियल वहां पर परिवार व्यवस्था रही नहीं है जिसके विषय में हम कहें कि वो टूट जाए। वहां पर संबंधों का बनना और टूटना बड़ी ही सामान्य बात थी। लेकिन जब हम भारत की परिवार व्यवस्था को देखते हैं तो भारत की जो परिवार व्यवस्था है उसमें गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। चारों आश्रम जो है वह एक ही परिवार में एक ही समय में चारों आश्रम का पालन होता था। अर्थात उसी परिवार में आपको ब्रह्मचारी भी मिल जाएंगे, छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे, युवा भी मिल जाएंगे पढ़ने वाले। आपको उसी परिवार में गृहस्थी भी मिल जाएंगे जो अर्थोपार्जन करते थे। उसी परिवार में आपको वानप्रस्थी भी मिल जाएंगे और सन्यासी भी मिल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो परिवार है उसमें ब्रह्मचारी या युवा तक तो मिलते हैं, लेकिन वृद्धों की ऐसी स्थिति है जहां पर जो है वो वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं या फिर जो है बुढ़ापे में जो है वो किसी प्रताड़ना का या किसी समस्या का शिकार होते हैं और यह समस्या लगातार बढ़ रही है। हमने स्त्री और पुरुष के विषय में भी कल चर्चा करी थी, तो वहां पर भी हमने चर्चा की कि इसका बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है परिवार व्यवस्था टूटने का। स्त्री और पुरुष के संबंध खराब हो जाते हैं तो वहां पर भी एक जो संस्कार जाता है वह संस्कार नहीं जा पाता है। लेकिन इसके मूल कारणों में क्या है, तो जैसा हमारा पॉइंट कहता है कि समाज में बढ़ती हुई भौतिकता। भौतिकता का अर्थ आप वस्तु से लगाइए, आप संसाधनों से लगाइए, आप संपत्ति से लगाइए, पैसे रुपये से लगाइए। वास्तव में ऐसा संभवतः कोई ही व्यक्ति हो जो भौतिकता से प्रभावित ना हो, या इस प्रकार के लोग होते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। भौतिकता सबको प्रभावित करती है और वास्तव में कहा जाए तो अर्थ के बिना जो है वह संचालन संभव नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वह भौतिक आवश्यकता तो है, लेकिन भौतिक आवश्यकता का होना और भौतिकता का होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। भौतिकवादी लोग यह मान करके चलते हैं कि जीवन में केवल अर्थ ही आवश्यक है और जीवन में अर्थ भी आवश्यक है। इन दोनों का जो अंतर है वही हमें भौतिकवादी बनाता है। अर्थात जीवन के लिए अर्थ भी आवश्यक है और जीवन के लिए केवल अर्थ ही आवश्यक है। अगर हम केवल अर्थ को ही सब कुछ मान लेते हैं कि अर्थ ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में हमारी परिवार व्यवस्था जो है वो टूटना शुरू कर देती है। उसमें किसी एक व्यक्ति का विशेष सम्मान होता है, बाकियों का जो सम्मान है वह समाप्त होने शुरू हो जाता है।
अर्थात जिसके पास संपत्ति होती है वो तो संप्रभु हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। बाकियों की जो स्थिति है वह परिवार में कमजोर होती है और ये भी हमारी एक परिवार व्यवस्था टूटने का कारण दिखाई देता है। तो हमारी जो वर्तमान में परिवार व्यवस्था है वह स्पष्ट रूप से टूट रही है और उस टूटने में एक मुख्य कारण जो है वह भौतिकता है। इस समस्या का हम लोग समाधान तो कर सकते थे और इसके लिए हमने एक विकल्प भी दिया कि सबको समान अधिकार दे करके जो है वो इस भौतिक वादी जो समस्या है या टूटने की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन राज्य की जो गलत नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि वो इस प्रकार से बनाई गई हैं कि वहां स्त्री पुरुष का विभाजन हो या फिर परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो अन्य प्रकार के षड्यंत्र हो। जैसे हम कम्युनिस्टों की बात करते हैं तो जो हमारे 8 आधार बताए गए हैं उन 8 आधारों में से कुछ आधार तो परिवार में महिला और पुरुष को आपस में भिड़ाने के लिए, कुछ युवाओं को, कुछ वृद्धों को अलग-अलग बाँटने के लिए अलग-अलग कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। और इसका मूल कारण यही है कि परिवार को मजबूत ना करके जो है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति विशेष को जो है मजबूत किया जाए। अधिकारों का यह जो असमान संतुलन है, इस ये बिल्कुल रूप से दिखाई देता है कि यह राज्य के द्वारा एक किया गया षड्यंत्र है और पश्चिमी देशों का भी इसमें जो है एक बड़ा रोल दिखाई देता है। हम लोग लगातार भौतिकवादी युग की तरफ बढ़ रहे हैं अर्थात हम पश्चिम से ये तो सीख रहे हैं कि उन्होंने जो है भौतिक उन्नति की है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं देख रहे हैं हमारी नैतिकता कहाँ जा रही है। वास्तव में भौतिकता के बढ़ते हुए क्रम में भी हम लोग नैतिकता का संतुलन बनाए रख सकते थे। लेकिन राज्य ने ऐसी नीतियों का निर्धारण कर दिया है कि एक तरफ तो आपके ऊपर भौतिकता है, दूसरी तरफ आपके ऊपर गलत कानून बना दिए गए हैं, जिसका प्रभाव जो है आपकी परिवार व्यवस्था पर पड़ता है। तो जो दूसरा पॉइंट जो हमारा आज कहता है कि राज्य द्वारा समाज और परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये षड्यंत्र इसलिए भी किए जाते हैं कि आप देखेंगे हमारा जो परिवार है या जो समाज है, वो वास्तव में है क्या? तो वह व्यक्तियों के द्वारा परिवार बना हुआ है, कम से कम 2 लोग चाहिए और जो परिवार होता है वह समाज की प्रथम इकाई है। हम यह मानकर चलते हैं, तो परिवार से ही समाज का निर्माण हो रहा है। अगर परिवार व्यवस्था को तोड़ दिया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है समाज व्यवस्था भी टूट जाएगी। और यहाँ पर राज्य की महत्वाकांक्षा अधिक दिखाई देती है कि अगर समाज को गुलाम बनाए रखना है, तो उसके लिए समाज को जो है वह अलग-अलग भागों में तोड़ना आवश्यक है और उसके लिए जो उसकी मूल इकाई है, प्राथमिक इकाई है, उस पर चोट की जाए। तो कहीं न कहीं परिवार और समाज दोनों को तोड़ने के लिए एक राजनैतिक षड्यंत्र दिखाई देता है। मैं इसलिए इसलिए भी इसको षड्यंत्र कहता हूँ कि जो समाज है उसकी मूल इकाइयाँ क्या हैं? समाज का छोटा स्वरूप देखा जाए तो कम से कम 2 व्यक्ति मिलेंगे तब परिवार बनेगा या हम एक गाँव को मान करके चलते हैं कि गाँव को उसके संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए थे। लेकिन जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन होना था, उसमें भी जो है ग्राम सभाओं को, वार्ड सभाओं को यह अधिकार न देना, ये स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ राज्य की जो नीयत है, वह नीयत खराब है। ऐसे में जब वह ग्राम सभाओं को ही अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर परिवारों को किस प्रकार से संवैधानिक अधिकार देंगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऊपर से आप ये भी देखेंगे कि समाज है क्या? तो समाज की ही इकाइयाँ परिवार और ग्राम है। एक तरफ तो परिवार को और गाँव को संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए और दूसरी तरफ षड्यंत्र पूर्वक कहने का यह अर्थ है कि जो समाज का अंग नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, जैसे धर्म को दे दिया, जाति को दे दिया, भाषा को दे दिया, क्षेत्रीयता को दे दिया। अर्थात जो समाज का जो है मूल अंग नहीं है, उन सबको संवैधानिक अधिकार दिए गए और जो समाज का मूल अंग है, जिससे समाज निर्माण होता है, उसको ही संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करने की स्थिति है, परिवार व्यवस्था पर वार करने की स्थिति है। जब हम लोकतंत्र शब्द की ही बात करते हैं, तो लोकतंत्र शब्द में ही हमने 2 चीजें ली हैं, लोक और तंत्र। अर्थात तंत्र को तो उसके संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन जो लोक है, न तो लोक को अधिकार दिए गए, न तो लोक की छोटी इकाइयों को अधिकार दिए गए। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां लोक के सारे अधिकार तंत्र के द्वारा सीमित किए गए और उसी लोक की इकाई हमको परिवार दिखाई देती है। तो
परिवार को, समाज को, गांव को संवैधानिक अधिकार न देना, यानी लोकतंत्र में लोक की इकाइयों को सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त कर देना, और जो वास्तव में लोक की इकाई ही नहीं है, जो हमारा धर्म है, जाति है या अन्य चीजें हैं, उनको संवैधानिक अधिकार देना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह जो है एक षड्यंत्र किया गया समाज के विरुद्ध, ताकि समाज को अलग अलग वर्गों में बांटकर उन पर शासन किया जा सके। और समाज की छोटी इकाई, सबसे जो निचली इकाई जो हम परिवार कहते हैं, वो भी इससे टारगेट हो जाती है। मैं तो इस प्रकार से देखता हूं कि भारत की संसद जो है वह हमें 140 करोड़ वोटों के रूप में देखती है कि भारत के लोग, यह समाज नहीं है, यह लोक नहीं है, यह 140 करोड़ लोग हमारा वोट बैंक हैं। और उस वोट बैंक के लिए अगर परिवार में भी किसी को बांटना पड़े, परिवार में भी किसी को तोड़ना पड़े, तो महिला सशक्तिकरण के या नाम पर या अन्य किसी नाम पर जो है वह उनको आपस में भिड़ा दिया जाए। तो इस कारण से भी जो है हमारी परिवार व्यवस्था जो है वो टूट रही है, और इसमें राज्य का षड्यंत्र अधिक दिखाई देता है। एक जो तीसरा इसमें पॉइंट है कि गुलामी के लंबे काल में भी हमारी व्यवस्था में विकृतियां नहीं आई या आई हैं। तो गुलामी के लंबे काल में हमारी व्यवस्था की विकृतियों की जब बात की जाती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गुलाम थे, तो गुलामी के समय में भी हमारी जो है गांव की अपनी व्यवस्थाएं थी, उसमें हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन हमारी परिवार व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जो है वह इस्लामिक संस्कृति का और जो ईसाइयत की संस्कृति का, उसका जो है प्रभाव पड़ा। अर्थात हमारी संस्कृति जो है वह लगभग एक खिचड़ी की तरह हो गई, जिसमें हमने कुछ पश्चिम से परिवार व्यवस्था ले ली, कुछ जो है हमने जो है इस्लामिक परिवार व्यवस्था को ले ली। उसके कारण भी आप देखेंगे कि जो भारत की जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह तो पूरी की पूरी पश्चिम से ली गई है या पश्चिम के आधार पर है। तो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी नीतियां लगभग उसी आधार पर चल रही हैं, जिसमें पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है। और ये पश्चिम का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद तो संवैधानिक तरीके से आया है, लेकिन गुलामी के कालखंड में हिंसा पूर्वक, बल पूर्वक या विधि कर पूर्वक, नियम पूर्वक जो है वो डाला गया। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं ये भी देखता हूं कि अंग्रेजों की तुलना में मुसलमानों को अगर देखा जाए तो उनकी हिंसक प्रवृत्ति अवश्य रही, लेकिन वो फिर भी हमारी परिवार व्यवस्था को उतना अधिक नहीं तोड़ पाए, क्योंकि उनमें बौद्धिक क्षमता का अभाव दिखाई देता है। अंग्रेजों ने जो है सीधे सीधे उन्होंने क्या किया कि हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको तोड़ना है परिवार व्यवस्था को, तो हमको एक काम करना है, सिस्टम बना देना है। अर्थात हमें मुसलमानों की और ईसाइयों की नीतियों में भी अंतर दिखाई देता है कि जो ब्रिटिश शासन था या जो हमारे गुलामी का जो कालखंड रहा है, वह सब कुछ नीतिगत तरीके से, अर्थात कानून और संविधान के द्वारा रहा है। जब जलियांवाला बाग में कांड हुआ, तो उसके बाद भी आज तक जो है ब्रिटिशर्स ने कभी उसके लिए माफी नहीं मांगी, और उनका तर्क यही था कि वहां तो रोलेट एक्ट लगाया था, हमने कानून बनाया था और कानून का उल्लंघन हुआ। अर्थात उन लोगों ने हर चीज के लिए कानून बना दिया, और कानून का आप उल्लंघन करने पर आप अपराधी हो जाते हैं। आपके परिवार व्यवस्था में उन्होंने दहेज से लेकर के बहुत सारी चीजें जो है, जहां समाज का हस्तक्षेप होना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता कि कुछ विकृतियां हो तो उसको ठीक ना किया जाए, लेकिन वह मूल रूप से जो परिवार है वह समाज की इकाई है, ग्राम की इकाई है, वहां उसका नियंत्रण किया जा सकता था ग्राम सभा के द्वारा या अन्य किसी सभा के द्वारा, राष्ट्र सेवा जिला सभाएं हो सकती थी। लेकिन यहाँ षड्यंत्र अधिक दिखाई देता है राज्य का। और इसमें गुलामी में जो विकृतियां आई वो तो हमारे गुलामी के कालखंड में आई ही है, उसका प्रभाव तो निश्चित स्तर पर रहा है। लेकिन गुलामी के बाद भी हम देखते हैं तो स्वतंत्रता में भी हमारी वही नीतियां चलती रही जो गुलामी से पहले थी, अर्थात वही सारी व्यवस्थाओं को हम लोग कैरी करते रहे, उसका भी एक प्रभाव हम लोगों को दिखाई देता है। एक जो अंतिम इसमें पॉइंट है कि सफलता के लिए चालाकी को किसी भी सीमा तक उपयोग करने की मानसिकता, तो ये तो सीधे सीधे धूर्तता को दिखाता है कि जो धूर्त होते हैं, अर्थात बौद्धिक क्षमता तो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वह समझदारी से इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को आघात करने के लिए, या संपत्ति का केंद्रीयकृत व्यवस्था को भी जो है वो लोग समर्थन करते हैं, जिससे कुछ लोगों तक ही संपत्ति रह जाए, या फिर परिवार टूट तोड़ करके, समाज तोड़ करके किसी भी तरह से अगर वो लोग कब्जा कर सकें, वो लोग पूरा अपना षड्यंत्र करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित स्तर पर जो दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार की चालाकी का उपयोग करने के लिए तैयार हैं हम। जब धर्म के 10 लक्षणों में भी देखते हैं तो वहां पर हमारे यहाँ
ये आता है कि संग्रह करने की एक सीमा बनाई गई है। या महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग भी आप देखेंगे तो वहां पर जो है अपरिग्रह की व्यवस्था है। अर्थात हमारी जो व्यवस्था थी कभी इस तरह से चालाकीपूर्ण नहीं बनी थी कि वह किसी अन्य की आजीविका को, किसी के रोजगार को जो है बाधित करे। आज हम वर्तमान परिस्थिति में क्या देख रहे हैं, किसी परिवार में 3 लोग 4 लोग भी कमाने वाले हैं और किसी परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कमाने वाला है या उसके पास रोजगार का अभाव दिखाई देता है। हमारी प्राचीन व्यवस्था यह सुनिश्चित करती थी कि व्यक्ति और मशीन में जब बात की जाए तो व्यक्ति का महत्व रहता था, मशीनों का महत्व नहीं रहता था। लेकिन किसी भी प्रकार से धूर्त लोगों ने जो कृत्रिम ऊर्जा की बात की जाए या अन्य जो भी तरीके हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी सफलता को यानी अपने आप को मजबूत करने के लिए चालाकी का उपयोग किया। और कुछ परिवारों की स्थिति जो दिखाई देती है वह बिल्कुल हाशिए पर दिखाई देती है। कुछ परिवार जो है वह बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है परिवार व्यवस्था को लगातार तोड़ने के लिए भौतिकता का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अर्थ के बिना न तो आप परिवार व्यवस्था को चला सकते हैं, न समाज व्यवस्था को चला सकते हैं। किसी भी व्यवस्था में अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अर्थ को भी जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है बुद्धिजीवियों के द्वारा नियंत्रित किया गया। और ये किसी भी सीमा पर जाने का एक अर्थ यही है कि हम दोनों के मध्य में रहें, हम समझदार रहें, ना तो हम लोग शरीफ हो जाएं और ना तो इतने धूर्त तो हो जाएं कि हमें कोई भी ठग ले। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे परिवार व्यवस्था में भी ऐसा ही है। परिवार में जो व्यक्ति मजबूत हो जाता है वो अपने ही परिवार के किसी कमजोर व्यक्ति को ठगने का प्रयास करता है। या ऐसा कोई व्यक्ति है जो बैठे बैठे खा रहा है तो वो प्रयास ये करता है कि अब जब तक मिल रहा है तब तक परिश्रम ना करे, पुरुषार्थ ना करे। तो हम परिवारों की जब बात करते हैं तो हम लोग यह भी सुनिश्चित करते हैं कि परिवार व्यवस्था में सब लोग सहभागी की भूमिका में हो और सहभागी के साथ साथ सबका सामूहिक उत्तरदायित्व हो। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा, केवल आप सामूहिक अधिकार दे देंगे, तो वहां भी जो है हमारी परिवार व्यवस्था टूट जाएगी। और वर्तमान में यह भी एक परिवार व्यवस्था में हमको विकृति के रूप में दिखाई देता है। दूसरा, हम वर्तमान में जो हमारी परिवार व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम प्राचीन व्यवस्था में चले जाए या सब कुछ आंख बंद करके नई व्यवस्था को स्वीकार कर ले, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई ही थी कल। तो उस पर चर्चा ना करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग केवल एक काम कर सकते हैं। वर्तमान की आवश्यकता है कि हम लोग अपनी परिवार व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना दें। अगर हमारी परिवार व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है और कानून और संविधान और इन सारी चीजों का हस्तक्षेप कम हो जाता है या परिवारों को संवैधानिक अधिकार मिल जाता है, तो परिवार व्यवस्था अपने आप जो है काफी हद तक सुदृढ़ हो जाएगी। मैं अपने चारों जो पॉइंट है मैंने रख दिए हैं। बाकी के जो साथी हैं हमारे अपनी अपनी बात रखेंगे और बाबा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे जी। धन्यवाद। बाकी के साथी जो है अपनी बात को रख सकते हैं। श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ज्ञानेंद्र जी, ताती जी, आचार्य जी, पवंजय जी, कोई भी शुरू करे। हाँ भाई, मैं शुरू कर देता हूँ। जी बताइए। समाज में बढ़ती भौतिकता और व्यक्तिवाद परिवार व्यवस्था के लिए हानिकारक है। बिल्कुल करेक्ट बात है। समाज में बढ़ती हुई भौतिकता और व्यक्तिवाद परिवार की व्यवस्था को खत्म कर दिए जा रहा है। व्यक्तिवाद इस तरह हावी है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप यह समझ लीजिए कि कसाई के यहाँ जो लकड़ी का कट्ठा रखा रहता है जिस पे कसाई मांस काटता है, कुत्ता उस पे जो है मुंह मारता है और उसके मुंह ही ब्लड निकलता है और वो सोचता है कि मैं मांस निचोड़ रहा हूँ, जबकि सिर्फ मांस की खुशबू उस पे रहती। उसी प्रकार से लोग अपने परिवार को तोड़ रहे हैं और अपने परिवार को बनाने के चक्कर में अपने परिवार के लिए ही परिवार को तोड़ रहे हैं। भैया वह भूल जा रहे हैं कि आज हम जिनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, जहां अपनी जिम्मेदारी से भाग ले रहे हैं, कल वही स्थिति फिर दोबारा फेस करनी पड़ेगी। तो इससे जो कल की बात थी कि बच्चे और बुजुर्ग
बेहद परेशान हो रहे हैं। और हर व्यक्ति बच्चा होता है, हर व्यक्ति बुजुर्ग होता है। युवा अवस्था जीवन की वो अवस्था है जिसमें इंसान कार्य करता है और एक उन्माद में रहता है, तो उस समय वो चीजें भूला रहता है कि कल मैं भी बुजुर्ग जाऊंगा। लेकिन होना है ये निश्चित है। इसलिए इस चीज को देखते हुए परिवारवाद, परिवार व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। राज्य द्वारा समाज और परिवार व्यवस्था को षड्यंत्र के तहत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यह बात कितनी है, सच्चाई इसमें क्या है कि राज्य को परिवार के टूटने से क्या लाभ होगा? कोई आदमी किसी चीज को अगर तोड़ रहा प्रयास करके, तो उसका कोई फायदा होना चाहिए। तो इसमें स्थिति है नहीं। राज्य ने बस व्यक्तियों के ऊपर जो शोषण था उससे उनको मुक्त किया। बाकी राज्य का कोई लेना देना है नहीं कि आप परिवार को तोड़ लो। ना उसको परिवार से कोई इस तरह से कोई नुकसान है डायरेक्ट। लेकिन लोग बेईमानी पे उतारू हो गए, और उन्होंने, जैसे कि हमारे यहाँ देश में हमारे लोगों को कानून ना मानने की आदत है, कानून को गंभीरता से नहीं लेते हैं हमारे देश के लोग। इस तरीके से उन्होंने कानून को गंभीरता से नहीं लेकर अपने पारिवारिक विश्वास को ही उन्होंने बड़ा माना, और उस पारिवारिक विश्वास को लोगों ने दगा दिया और जो है बेईमानी किया, और परिवार टूट गए। आज हमें फिर से सचेत होना पड़ेगा और अपने परिवार को एक आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और सरकार के द्वारा जो है अपनी व्यवस्था को आप जो है बना सकते हैं। उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं, सरकार आपको रोकने नहीं आ रही है कि आप अपनी संपत्तियां परिवार के नाम क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात है कि गुलामी के लंबे काल में हमारी व्यवस्था में कई विकृतियां आई। पहली बात यह है कि मैं इस बात से लगभग सहमत हूँ। तो और गुलामी की अवस्था प्रयास जो है वो बहुत थोड़े कालखंड के रहा है। शाहजहां के समय पे लोगों के ऊपर शिकंजा लगाने की कोशिश हुई तो मुगल काल खत्म हो गया। मुगलों का वर्चस्व मिट गया, शाहजहां ने जो काम किया। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति ने गुलामी लाने की कोशिश किया, परिवार भारतीय परिवार में हस्तक्षेप किया, और अंग्रेजों के पांव उखड़ गए 50-60 साल में भारत से। तो जब भी यहाँ पर लोगों को टच करने का प्रयास किया गया, तो लोगों ने उन्हें हटा दिया। और इस इस देश को, इस धारा को गुलाम बना पाने की जो ख्वाब थे, वह धरे के धरे रह गए। लेकिन पवंजय जी, आपकी आवाज चले, आपका माइक शायद बंद हो गया है। तब तक कोई और साथी अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा पवंजय हमारी जी, आवाज जी आवाज जी जा नहीं रही है। हम फिर कुछ जी, देर बताइए, बाद। आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। तो ये स्थिति रही है। हमें गुलाम बनाने के जो मंसूबे थे लोगों के, वो बहुत टिक नहीं पाए। लेकिन विकृतियां तो आई ही, क्योंकि इन कालखंडों में हमारे जो पुराने राजा थे, चाहे वो पासी समाज के थे चाहे राजभर समाज के थे, उन्हें वंचित कर दिया गया, समाज से हटा दिया गया। तो सभी वर्गों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों ने इन जातियों का, इन
शोषण किया। इसमें कोई पीछे नहीं रहा, सब ने अपनी योग्यता अनुसार इनका शोषण किया। सफलता के लिए चालाकी किसी भी सीमा तक की मानसिकता तक हो सकती है। कि चालाक भी लोग होते तो बेवकूफ होते, बुद्धिमान लोग भी चालाक नहीं है। और बेवकूफी आपको गर्त में डालेगी ही। इस पे कुछ बहुत विशेष चर्चा करने की जरूरत है नहीं, बहुत थोड़े में ही लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं। धन्यवाद, मैंने अपनी सारी बातों को कह दिया। जी धन्यवाद। अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ श्रीकांत जी बताइए। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए आप लोग जितना दूर जा रहे हैं उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कहानी व्यक्ति, समाज और परिवार, ये सारी कहानी नरसिंह राव के गवर्नमेंट बनाने के बाद लिबरलाइजेशन जो उदारवाद आया वही पैदा हुआ, क्योंकि उसके पहले फैमिली था। फैमिली थोड़ा सा कांग्रेस इसके साथ बदमाशी किया था। पहले तो मुगल काल में ही समझ जाइए, मुगल पीरियड जो है, मुगलों ने कभी भी गवर्नमेंट, कभी भी पब्लिक को टच किया ही नहीं। वो सीधे उसका एक परगना पदाधिकारी होता था, वो कलेक्शन करता था। अंग्रेज भी फैमिली को नहीं तोड़ रहे थे, एजुकेशन सिस्टम को तोड़ रहे थे कि इसका एजुकेशन सिस्टम, पढ़ने लिखने का जो है, महिलाएं पहले ही अनपढ़ होने लगी थी। तो लेकिन लिबरलाइजेशन क्या किया कि फैमिली को खत्म कर दिया। फैमिली शब्द, व्यक्तिवाद जो आया, असली व्यक्तिवाद की जो कहानी है वो लिबरलाइजेशन से भी नहीं आती है। वो 2006 में, 2004 में जब सोनिया गांधी जीत करके आई, अटल बिहारी को हरा करके आई ना, तो उसके बाद दो घटनाएं। पहले गवर्नमेंट का है, मनमोहन सिंह का। एक है राम सेतु के लिए 2 साल, 2.5 साल लड़ाई चला, सुप्रीम कोर्ट में चला। सोनिया गांधी कह रही थी राम जी होते नहीं है, राम जी काल्पनिक है। स्टे कोर्ट ने कर दिया, फिर जैसे तैसे स्टे हो गया। दूसरा कहानी ये था कि सोनिया गांधी बड़ा बड़ा यहाँ खेत बनाना चाहती थी, जिस तरह अमेरिका में कीटनाशक बीज सब आसमान से छिड़का जाता है, वैसे वो छिड़कना चाहती थी कि वैसे हवाई जहाज से खेती होगा। अब उस समय 14 करोड़ ऐसे लोग थे जो कुत्तों के साथ बीन करके खाते थे, या सड़क पर लड़ करके खाते थे, या मांग करके, जिनके पास किचन नहीं था। 14 करोड़ लोग ऐसा था। 36 करोड़ लोग ऐसा था जो अपने ही देश में रिफ्यूजी था, जिसके पास कहने के लिए अपना कोई घर नहीं था, मतलब खुले आसमान के नीचे रहता था। तो ये सब समस्याएं आ रही थी कि ये अमेरिकन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी, कैसे करेंगी। तो यहाँ से हुआ क्या कि ये डिप्रेस्ड करो पब्लिक को। पब्लिक को अकेला करोगे, संवादहीनता फैलेगी, डिस्कस नहीं होगा, बातें नहीं होगी। तो इससे संवादहीनता फैलेगी, फैमिली टूटेगा, समाज टूटेगा, जो समाज का फैमिली की गंभीरता है वो टूटेगी। तो ये सब लंबी कहानी नहीं है। आप नजदीक जाइएगा तो बहुत नजदीक में महात्मा गांधी ने तो पूरा फैमिली व्यवस्था को, पूरा समाज व्यवस्था को पूरा झकझोर दिया था। 65 तक तो बहुत गंभीर था, बहुत। 65 का जिसके पास अनुभव होगा, बांग्लादेश में युद्ध के पहले का जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा, वो सब अपनी आंखों से देखा होगा कि फैमिली और परिवार, इसको बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए बिहार में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। थैंक यू। जी धन्यवाद। अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं।
बहादुर सिंह जी जुड़े हैं, अगर आप भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। जी सोहन जी बताइए। आदरणीय सबको नमस्ते। अ, आज थोड़ा सा मैं कोटेशन पढ़ लेता हूँ। हाँ, समाज में बढ़ती भौतिकता और व्यक्तित्ववाद परिवार व्यवस्था के लिए हानिकारक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल भौतिकवाद के चक्कर में परिवार को छोड़ रहे, अपने माता पिता को छोड़कर वो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं। कभी कभी तो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं घूमने फिरने में। छोटे छोटे अपने बच्चे हैं उनको नहीं ले जाते, अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं। तो जिससे बुजुर्ग और बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और इससे समाज में भौतिकता की अंधाधुंध दौड़ के साथ साथ उनका बच्चों का समग्र विकास नहीं हो पा रहा है। समग्र विकास में बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, माता पिता नहीं रहते हैं, दादा दादी को घर में देखने वाला नहीं रहता है, तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हो रहे। आजकल ऑनलाइन इतने गेम हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं कि म- मैं मैं खुद शिक्षक हूँ। हमारे बच्चे मोबाइल देखने के चक्कर में कोई पेट दर्द कोई सर दर्द के बहाने से घर भाग जाते, स्कूल से छुट्टी ले लेते। और कई बार मैंने डॉक्टरों से भी बोला, हॉस्पिटल के जो बच्चों के बाल विशेषज्ञ रहते हैं उनसे, कि सर आप बच्चों के माँ बाप से पहले ये जैसे इलाज करो उससे पहले ये बोला करो कि इनको मोबाइल देना आप बंद करो, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है छोटे बच्चों को। आजकल मोबाइल की आवश्यकता नहीं होने के बाद भी एक जरूरत बन चुकी है। दूसरा, राज्य समाज और परिवार व्यवस्था को संरक्षण के तोड़ने की कोशिश राज्य द्वारा तोड़ा है। समाज परिवार को तो तोड़ा ही जा रहा है, वर्ग द्वेष बढ़ाया जा रहा है राज्य द्वारा, और परिवार में दखल दिया जा रहा है। अब तीसरा कोटेशन, गुलामी के लंबे काल में हमारी व्यवस्था में कहीं भी गुलामी काल में हमारे में मुगलों को रहा, तो उसमें पर्दा प्रथा ऐसी कई व्यवस्था हमारे समाज में आ गई। और उसी समय हिंदू धर्म में महिलाओं के शोषण के बारे में भी आ गया, क्योंकि इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारे कुछ लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने भी महिलाओं के ऊपर वो बंदी से लगाने चालू करी। और उसके बाद ईसाई आया है, तो ईसाइयों में स्वतंत्रता तब मिलने लगी महिला पुरुष को, तो उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। आजकल हम देख रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न के केस और मारपीट के ऐसे बहुत सारे केस ऐसे चला दिए, सरकार ने भी लागू कर दिया। और वो महिला छोटी छोटी बात पर लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है या फिर और कहीं चली जाती है, अकेले रहने लग जाती है। तो जिससे परिवार में विघटन हो रहा है और विकृति उत्पन्न हो गई। आजकल हमने देखा कि वर्तमान समय में परिवारों में तेजी से कुरीतियां तो नहीं आ रहे, पर कुरीतियों के नाम पर, मतलब स्वतंत्रता के नाम पर कुरीतियां आ रही है। कोई काम करना नहीं चाहता घर का, ना महिला करना चाहती ना पुरुष करना चाहता। सब आपस में ही सोच रहे हैं कि वो कर लेगा या मैं कर लूंगा, वो दूसरा कर लेगा। तो वो इससे परिवार टूट रहा है। और सफलता के लिए हमने देखा, सफलता के लिए चालाकी, तो चालाकी हर जगह हो रही है। चालाकी घर परिवार में नहीं, राजनीति में हो रही है, कर्मचारियों में हो रही है, मीडिया में हो रही है। चालाकी अपनी अपनी चालाकी दिखाते रहते हैं। जैसे आज ही हमने देखी सफलता के लिए चालाकी। आज ही हमने देखा कि बेंगलोर में कोई वो टीम जीत गई थी, क्रिकेट टीम। तो उन्होंने सफलता के लिए एक चालाकी के, वहां की सरकार ने सोचा कि अपन विजय रैली निकालते हैं। तो वो चालाकी की वजह से उन्होंने विजय रैली निकालने की कोशिश करी, उसमें आज भगदड़ मर गई, भगदड़ हो गई। तो उसमें से लगभग लगभग 2 सैकड़ा के लगभग लोग, मतलब 2 सैकड़ा का लगभग 16 17 19 लोग के लगभग उसमें मर चुके हैं। और इतने ही लगभग घायल है, मृत्यु के जीवन के।
तो ये सफलता के लिए चालाकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर से भी हम उसका विजय मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, मगर इस सरकार ने और राजनीतिक लोगों ने सफलता के लिए चालाकी अपनाई कि इससे हमारे राज्य का नाम होगा, चमकेगा, हमारी राजनीति चमकेगी, इससे उसका बहुत जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जी धन्यवाद। अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। अभी तो मोहन जी, आचार्य जी, बहादुर जी, ज्ञानेंद्र जी, श्रीकांत जी सब रह गए हैं। श्रीकांत जी ने रख दिया, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। मनोज जी अगर कुछ बात रखना चाहें तो आप भी रख सकते हैं। हेलो। जी मोहन जी हेलो। बताइए। हाँ, बताइए मोहन सभी जी। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थ की भावनाएं, भौतिकवाद जो है बढ़ रही है, उसका परिणाम क्या है, बूढ़े और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तथा इन सब व्यवस्थाओं में धर्म का, राजनीति का और तंत्र का क्या जो है सो सहयोग है, या इसको तोड़ने के लिए विपरीत किया जा रहा है, इसका अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर आज की चर्चा हो रही है। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्राचीन युग से देखें तो व्यक्ति, परिवार और समाज, यही एक ऐसी समूल व्यवस्था है जिसमें बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, या परिवार में कुछ कम स्तर है या परिवार में कुछ उच्च स्तर है, तो सभी का निर्वाह, विकास और समन्वय और व्यवस्थित तरीका से चल रहा था पहले पूर्वजों के समय में। हम तो अपने समय में ही भी ये देखे हैं कि भाई परदादा से दादा, परदादा के परिवार, दादा के परिवार, फिर पिताजी के परिवार, फिर अपना परिवार, अपने बाल बच्चे भी, मतलब साथ साथ रहने की व्यवस्था एक संयुक्त परिवार की थी और वो चलती थी। और पुराने समय में तो बहुत लंबे लंबे परिवार जो हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में चले हैं, और उसमें न कहीं फांसी है, न कहीं कोई जहर खाया, बहुत कम रेयर केस है। सब कोई जो है उसमें मिलजुल करके अपना चलता था। लेकिन जब हमारे हिंदुत्व की संस्कृति में सर्वप्रथम जब इस्लाम और मुगल का घुसपैठ हुआ, तो वहां पर जो है वो व्यक्ति और परिवार को तो मानते हैं, लेकिन वो समाज को नहीं मानते हैं, और समाज की जगह पर वह धर्म के अनुसार जो है अपनी व्यवस्था को, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं। और उसमें वो महिलाओं को भी परिवार व्यवस्था में वैसा कोई अहमियत नहीं देते हैं, तथा
धर्म की तानाशाही में पूर्णतया है। कहने को तो सब है, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्था है उसी के अनुसार में चलेगा। स्वतंत्रता नाम की चीज जो है तो ऐसा नहीं। तो हमारी जो विकृति, जो व्यवस्थित और समन्वय चल रहा था, वहां से शुरू हो गया। फिर जब इस्लाम गया तो उसके साथ में फिर ईसाइयत आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ गया। अब वो जो संस्कृति है वो व्यक्ति को और समाज को तो महत्व देता है, लेकिन परिवार को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पर हमारा परिवार व्यवस्था बिखर गया। व्यक्तिगत स्वार्थ की धीरे धीरे जो है और भौतिक सुख की, व्यक्तिगत सुख सुविधा की ओर व्यक्ति जो है तो बढ़ने लगा, और परिवार व्यवस्था को जो है एक बेकार की व्यवस्था समझने लगा। अब उसके बाद जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, इसमें जो है परिवार की व्यवस्था का, इसमें भी जो है सो किसे सम्मान नहीं दिया गया। संविधान में कोई इसका स्थान नहीं दिया गया, और जो समाज व्यवस्था थी उसको तोड़ करके और उसको तोड़कर और अलग अलग करके जाति, धर्म, व्यक्ति, अमीर गरीब, पिछड़ा अगड़ा, कई प्रकार की जो है तो तोड़ कर करके और इनको बिखरा करके और समाज व्यवस्था को विपरीत करके और शासन व्यवस्था को चलाया गया। इस प्रकार से हमारी जो आज की व्यवस्था है वो खिचड़ी टाइप का हो गया है। और कहने को तो मूल अधिकार प्राप्त है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सारी चीज प्राप्त है, लेकिन सरकार जो है वो इस प्रकार की तोड़क नीति से और व्यवस्था बना रही है कि सारी शक्ति सरकार के पास, तंत्र के पास केंद्रित हो जाए। और जब तंत्र के पास सारी शक्ति केंद्रित हो जाएगी तो लोकतंत्र में कहने के लिए सब कुछ रहेगा, लेकिन मिलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और वही स्थिति आज जो है तो चल रही है। वो तो सोचते हैं कि हम 1-2-3% जो तंत्र में हैं वही सब हम लोग काबिल हैं, हम ही लोग सब चला सकते हैं, हम ही लोग सब कर सकते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं और बाकियों को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये क्या करेंगे। जहां तक हम देखते हैं कि जो भौतिकवाद और भौतिक स्वार्थ की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हम और आप इस चीज को देख रहे हैं कि हम अपनी गरीबी में पेट काट कर अपनी शौक को, अपनी सुविधा को कमतर करके और बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। जब हम उच्च स्तरीय उनको शिक्षा दिया तो कोई सरकारी पद पर बड़े पर चले जाते हैं या ग्लोबल इंडिया के कोई कंपनी के पद पर बड़े पर चले जाते हैं और उनको 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज मिलता है। तो पहला चीज तो परिवार को तोड़ देते हैं, वो अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह कर लेते हैं, उनकी पत्नी भी कमाने वाली मिल जाती है। अब वो भौतिक स्वार्थ के लिए अर्थ की तरफ तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सारा सुख सुविधा मिल गया, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उनको आया के ऊपर छोड़ दिया जाता है। 5,000 10,000 रुपया महीना के नौकर को लगा दिया जाता है बच्चे को पालन करने के लिए। तथा जब वो अंतर जातीय ब्याह कर लिए तो जो माता और पिता ने अपनी
इच्छाओं को मारकर, अपनी आवश्यकताओं को मारकर और उनको उस काबिल बनाया, उनकी भी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, उनकी भी कोई पूछ नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए, आज की जो स्थिति है, जो भी चर्चा को सुन रहे होंगे, वो बहुत से उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। तो आप ये समझिएगा कि जिनके लड़के ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत रेयर है जो कि माता पिता के भक्त हैं, और नहीं तो आप ये समझिए कि शकल देखना तो है ही नहीं है, दुर्लभ है। फोन से बात करना भी संभव नहीं है। शकल तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे बात करना भी आज दुर्लभ हो गया है। ये भौतिक स्वार्थ की स्थिति है, जिसमें कि बच्चे और बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। परिवार टूट गया, बिल्कुल बिखर गया। और अगर कहीं वक्त आ गया और कहीं पति और पत्नी का भी स्वार्थ टकराया, तो वो भी तलाक देके अलग अलग हो जाएंगे। परिवार का नाम ही कोई नहीं रह जाएगा। केवल एक पाश्चात्य संस्कृति का केवल व्यक्ति का महत्व रह जाए। जी इस प्रकार की स्थिति जो है आज है। और भी हमारे साथी हैं जो इस पर अपना विचार रखेंगे और स्पष्ट करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आज हमारे साथ कोई सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी अगर कुछ बात रखना चाहेंगे तो आप भी रख सकते हैं। बाकी के साथी जो है अपनी बात रखेंगे। सुनील कुमार जी, कोई और भी बात अगर कुछ करनी हो तो आप जब चाहेंगे हम आपको टाइम देंगे। आप अपनी बात रख सकते हैं, इस विषय पर भी रख सकते हैं और विषय से हटकर भी रख सकते हैं। चलिए, तब तक और लोग बताइए। बहादुर सिंह जी का जब से नया मोबाइल आया है तब से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जी सुनील जी, आपका माइक बंद है, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। कि आप अपना माइक चालू करिए सुनील जी, सुनील आपका जी। कैमरा ऑन है लेकिन माइक बंद है, आपका आवाज नहीं आ रही है। अब आइए। एक सेकंड। जी आ रही है अब आवाज। मैं सर अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, और थोड़ा ऑफिस का काम अर्जेंट आ गया है। मैं अगले मीटिंग में अपना सब्जेक्ट तैयार करके रखूंगा। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। चाहता हूँ। अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, किसी को रखना है कि हम रखें? ज्ञानेन्द्र जी तो आज यात्रा में होंगे। जी अगर बाबू जी। सुखदेव जी को कुछ कहना हो तो बताइए। कुछ नीरू जी ने कुछ लिखा था, अगर कोई बात हो तो बताइएगा। बाबू जी, नीरू जी ने बस मैसेज किया था कि जो मानवीयता है वो खत्म होती जा रही है। मानवीय मूल्यों का, सिद्धांतों का समापन हो रहा है। किसी में मानवीय मूल्य और सिद्धांत नहीं बचे हैं। उनका बस यही लिखना था। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को इतनी चिंता करने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाज में बीमारियां हैं, इसीलिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता है। हम लोग यदि अपने को समझ रहे हैं कि हम अस्पताल चला रहे हैं सामाजिक बीमारियों का, बुराइयों का,
इसका मतलब कि सामाजिक बुराइयां हैं। इसलिए हम लोग को इस बात से कोई चिंता नहीं होना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां हैं। हम लोग को यही सोचना है कि सामाजिक बुराइयां हैं, इन बुराइयों का कारण क्या है, इन बुराइयों का समाधान क्या है, और इस समाधान में हम क्या कर सकते हैं। इतनी सारी बातें जब जुड़ी होंगी तभी आप कोई व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी बात नहीं जुड़ी है तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। हम लोग इन सब बातों को एक साथ जोड़कर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, और बताइए। बाबूजी, मुझे लगता है आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर किसी की बात होगी या प्रश्नोत्तर होगा तो बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तो टाइम जी। मिलेगी कि एक बात तो ये आई है कि वर्तमान समय में परिवार व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का एक प्रत्यक्ष परिणाम दिख रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर चालाकी बढ़ रही है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चालाक होता था पहले तो उसकी शुरुआत परिवार से होती थी। वह परिवार में चालाकी करता था, या तो परिवार उसको रोकता था, अनुशासित करता था, नहीं तो निकाल देता था। अब तो पूरा सीधा वह व्यक्ति जो है वह समाज में चालाकी कर रहा है। इतना बड़ा समाज, चालाकी की शुरुआत, रोकने की शुरुआत कौन करेगा। ये जो समाज में निरंतर दो प्रकार के लोग बढ़ रहे हैं, एक जो शरीफ है, शरीफों की संख्या भी बढ़ रही है और चालाकों की संख्या भी बढ़ रही है। समझदारों की संख्या घट रही है। यह एक चिंता का विषय है। दूसरा मामला यह है कि परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था, ये दोनों अपनी बुराइयों के कारण टूटी नहीं है, बल्कि इन बुराइयों का लाभ उठाकर चालाक लोगों ने इस व्यवस्था को तोड़ा है। यह बात मैं मानता हूं कि परिवार व्यवस्था के टूटने में हमारी परिवार व्यवस्था में आई कुछ बुराइयां जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बुराइयां ही जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में जो महापुरुष होते थे वे सामाजिक बुराइयों में सुधार का प्रयत्न करते थे, बदलाव की कोशिश करते थे। अब जो हमारे नेता हुए, विशेष करके अंबेडकर या नेहरू, इस प्रकार के जो लोग हुए, इन लोगों ने हमारी बुराइयों का लाभ उठाया और लाभ उठा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी। यह बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई। इसलिए उन लोगों ने बड़ी चालाकी से
परिवार व्यवस्था को वर्ग संघर्ष में बदला, वर्ग विद्वेष में बदला और तरह तरह के प्रयत्न किए। ये आपको बता दें कि स्वतंत्रता के पहले जब भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेज हमारी परिवार व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे, तोड़ नहीं पाए। शुरुआत उन्होंने की, अंग्रेजों ने ही, लेकिन वे परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था में ज्यादा हेर फेर नहीं कर सके। लेकिन जब हमारी सरकारें आ गई, जिनको हम लोग अपनी अपनी सरकार मानते रहे, इन लोगों ने अंग्रेजों के मार्ग पर चलकर इस सारी बुराइयों का दुरुपयोग किया। सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? संयुक्त परिवार को सम्मिलित परिवार बनाया गया। बना नहीं, बनाया गया ये कानून में। ज्वाइंट फैमिली की सिस्टम को अंग्रेजी में उसको किया गया टेनेंट सिस्टम, सम्मिलित परिवार। अब सम्मिलित परिवार और संयुक्त परिवार में फर्क क्या होता है? संयुक्त परिवार में जितने लोग शामिल होते हैं वो किसी शर्त से बंधे नहीं होते हैं, निशर्त होते हैं। कोई आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है संयुक्त परिवार में। सम्मिलित परिवार में अलग अलग लोग, उनके स्वतंत्र अधिकार होते हैं। सम्मिलित परिवार में, संयुक्त परिवार में परिवार के किसी भी सदस्य का स्वतंत्र अधिकार होता ही नहीं है। जब इन्होंने संयुक्त परिवार को सम्मिलित परिवार बना दिया तो वहीं से सारी समस्याओं की जड़ पैदा हो गई। ये स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने जानबूझ करके किया, अन्यथा परिवार व्यवस्था को मुसलमानों ने भी तोड़ा नहीं। और मैंने तो स्वतंत्रता के पहले का भी कार्यकाल देखा है। उस समय भी परिवार व्यवस्था में सरकारों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। इसी तरह परिवार जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कानून को घुसना ही नहीं चाहिए था। परिवार जो है वह एक स्वतंत्र इकाई है, तो किसी स्वतंत्र इकाई में किसी भी कानून को घुसना ही नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे भारतीय संविधान बनाते समय ही जो संविधान बनाने के जो प्रमुख लोग थे, उनको न भारतीय संस्कृति का ज्ञान था, न कोई परिवार व्यवस्था का ज्यादा अनुभव था। पश्चिम से पढ़ करके कुछ किताबें पढ़ करके आ गए और इन लोगों ने बना दिया भारत का संविधान। नकल करके तो बनाना था, असल करके तो बनाना नहीं था। जैसा विदेशों में लिखा हुआ था
उसी की इन लोगों ने नकल करके यहाँ बना दिया। क्योंकि विदेशों में परिवार व्यवस्था स्वतंत्र थी ही नहीं, तो उसी की नकल कर लिए। साम्य जो पश्चिम है वो परिवार व्यवस्था को अमान्य करता है, विरोध नहीं करता है। साम्यवाद परिवार व्यवस्था का विरोध करता है, अमान्य वाला मामला ही नहीं है जब विरोध है तो भारत की जो खिचड़ी राजनीतिक संस्कृति बनी, उसमें तीन बातों को मिला दिया गया। तीन तीन अनाज की खिचड़ी बनी, उसमें पश्चिम का लोकतंत्र डाल दिया गया, मुसलमान लोगों का धर्मतंत्र डाल दिया गया और साम्यवाद की तानाशाही डाल दी गई और तीनों को मिला मिला करके एक खिचड़ी बना दी गई। उसमें भारत तो था ही नहीं कुछ, क्योंकि भारत के कोई विचारक तो उसमें लिए नहीं गए थे। इसलिए परिवार को इन लोगों ने संवैधानिक मान्यता कभी दी ही नहीं। जात को दे दी, सांप्रदायिकता को, संप्रदाय को दे दी, भाषा को दे दी, क्षेत्रवाद को भी दे दी, सबको संवैधानिक इकाई मान लिया, परिवार को नहीं माना और गांव को भी नहीं माना। इसलिए हम लोगों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि इस परिवार व्यवस्था को जानबूझकर तोड़ा गया। परिवार व्यवस्था टूटी नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को इस संबंध में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चलिए और कोई बात बताइए। और साथी अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य जी, वैद्यराज जी, राजेश प्रजापति जी कुछ नहीं बोले हैं आज। जी सर नमस्कार। मेरे को एक बात पूछनी जी जी बताइए। मेरे को एक प्रश्न है कि जी जैसे पुराने समय से और आज तक जितनी भी परंपराएं बनी है और बन रही है, तो उसमें बदलाव समय समय पर होता रहता है। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई परंपरा बहुत लंबे समय तक रही है और उसमें चेंज की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कोई भी चीज जो मैं इसको मानती हूँ उसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो समाज में जो भी चल रहा है वो पॉजिटिव भी मिल रहा है। जैसे आपने भौतिकतावाद की बात लिखी, तो लोगों को जो आज गैजेट और सामान जो ये मिल रहा है, उनसे उनका काम इजी भी हो रहा है, और दूसरी तरफ जो नहीं ले पा रहे हैं उनको मुश्किल भी है, निम्न वर्ग। और जैसे भी वो जुटा रहा है, कई लोग गलत तरीकों से ये कर रहा है, कई लोग जो निम्न वर्ग के हैं उन पे प्रभाव पड़ रहा है कि वो नहीं इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। तो हर चीज के दो प्रभाव तो होते ही हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो व्यवस्था में चेंज कब तक करेंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था जो हमेशा बनी रहे, ऐसा होता है या होगा? मेरे को मतलब इस बात का वो चाहिए आंसर। देखिए, जो व्यवस्था बनती है, व्यवस्था में विचारक, पुराने जमाने में जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, अब हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। तो व्यवस्था में मार्गदर्शक ही मार्गदर्शन करते थे,
राजा हर तरह से राजा के पास सब ताकत थी, लेकिन नीतियां बनाने में मार्गदर्शकों की भूमिका होती थी, क्रियान्वयन राजा का होता था। अब वही लोग बन गए मार्गदर्शक और वही लोग हो गए क्रियान्वयन करता। तो जब तंत्र ही स्वतंत्रता से नीति बनाने लगा और क्रियान्वित भी करने लग गया, तो ये गड़बड़ियां पैदा हुई। इसलिए हम आप सब लोग बैठकर इतना परिश्रम इसीलिए कर रहे हैं कि एक मार्गदर्शकों का ऐसा विश्वसनीय ग्रुप समाज में तैयार होना चाहिए वैश्विक स्तर पर। लेकिन शुरुआत तो हम भारत से ही करेंगे। एक ऐसा ग्रुप तैयार होना चाहिए जिसको समाज का विश्वास प्राप्त हो और राज्य इनकी सलाह को महत्वपूर्ण माने। आंख बंद करके फॉलो नहीं करेगा राज्य कि जो विचारकों ने कह दिया उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन विचारकों के सलाह को भी राज्य महत्वपूर्ण माने, ये हम लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। और बताइए कोई। कोई किसी का प्रश्न भी हो तो कर लीजिएगा। आप ही बताइए सर डिटेलिंग। बाबूजी, नीरू जी ने जो प्रश्न पूछा है उस पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा हाँ, कि कोई भी व्यवस्था हो, वो आदर्श जो होती है वह परिस्थिति के अनुसार होती है, किस परिस्थिति में क्या उचित है क्या अनुचित है। कोई व्यवस्था पहले बनी होगी वह उस परिस्थिति में उचित हो सकती है। अब परिस्थिति बदल गई और हम वही व्यवस्था को चलाते रहें, वहां वह अनुचित हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं गुलामी की, लोकतंत्र की और लोक स्वराज्य की, तो स्वतंत्रता और सहजीवन की जब बात की जाए, पूर्णतः केवल और केवल स्वतंत्रता ही रहे और सहजीवन समाप्त हो जाए, यह आदर्श स्थिति नहीं है। सहजीवन इतना बाध्यकारी हो जाए कि स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, यह भी जो है आदर्श स्थिति नहीं है। और स्वतंत्रता और सहजीवन के मध्य तालमेल बना रहे तो यह आदर्श स्थिति हो जाती है। अर्थात हमें स्वतंत्रता भी चाहिए और सहजीवन भी चाहिए। व्यवस्था का प्रारूप इतना ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को बिल्कुल न तो उन्मुक्त कर दे और न व्यक्ति को बिल्कुल दबा दे। अर्थात व्यवस्था संतुलित होनी चाहिए। तो संतुलित व्यवस्था ही आदर्श व्यवस्था होती है और वो हर परिस्थिति में हर विचारकों को अलग अलग बनानी पड़ती है। हम जिस व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, ये व्यवस्था कोई ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां होंगी वो अपनी जो विचार है या अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद नई व्यवस्थाओं की जरूरत पड़े। उस समय नए विचारक बैठेंगे और नई व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे। आज से 100 साल पहले जो विचारक थे उनको जिस परिस्थिति में जिस व्यवस्था की आवश्यकता थी उन्होंने उसका निर्माण किया। लेकिन विचारक तो हर समय हर युग में हर क्या कहते हैं समय होने चाहिए, क्योंकि विचारक ही व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। जब विचारकों का समूह समाप्त हो जाता है या विचार मंथन समाप्त हो जाता है तो उस परिस्थिति में हम पुराने ही विचारों को लेकर के ढोते रहते हैं, भले ही व्यवस्था जो है वो स्थिति बदल जाए। तो स्थिति बदलने के बाद भी व्यवस्था ना बदले, वो व्यवस्था खराब हो जाती है। तो कोई भी आदर्श व्यवस्था जो है वह स्थिति के अनुसार तय होती है।
हमारी जो व्यवस्था है वो वर्तमान की चर्चा के अनुसार है। आज से 100 साल बाद क्या आवश्यकता होगी, फिर उस समय के विचारक बैठेंगे, उस समय चर्चा करेंगे। तो जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो व्यवस्था है वह उचित है। फिर भी हम यह मान कर चलते हैं कि 10% अपराधी हो जाए तो हम मान लेते हैं सबसे अधिक खराब व्यवस्था है। 5% हो जाए तो हम मान लेते हैं कि उससे थोड़ा-सा ठीक है। 1% हो जाए तो हम ये मान लेंगे कि व्यवस्था सबसे अच्छी चल रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अपराधी होंगे ही नहीं। सतयुग में भी हो गए, त्रेता में भी ये हो गए। लेकिन जो न्यूनतम प्रतिशत है समस्याओं का वो तय करता है कि व्यवस्था ठीक है या नहीं। यानी कि जो भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था का जो न्यूनतम समस्याओं का जो स्वरूप होगा उसे हम आदर्श कह सकते हैं। तो लोकतंत्र है, लोक स्वराज्य है या गुलामी है। हम गुलामी को तो ठीक नहीं कह सकते किसी भी परिस्थिति में। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, वो स्वयं भी गुलाम नहीं होना चाहता है। समस्या यह आ रही है कि हर व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनने के लिए आतुर है, अपनी स्वतंत्रता चाहता है। ये आदर्श स्थिति हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि दूसरे की भी स्वतंत्रता बनी रहे और हमारी भी बनी रहे। ये आदर्श स्थिति है। तो आदर्श स्थिति जो है वो परिस्थिति के अनुसार तय होती है और हर परिस्थिति में अलग-अलग हो सकती है। जी, धन्यवाद। और बताइए कोई। अगर किसी साथी की कोई बात नहीं है तो बाबूजी हमें लगता है फिर चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। चलिए, तब तक अगला विषय हम बता देते हैं। जी, आज विपुल जी जो हैं वो चले गए थे शादी में, उनका 7:30 बजे फोन आया। ठीक है, कोई बात नहीं। जी। देखिए, कल हम लोग इस परिवार व्यवस्था के विषय को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये परिवार व्यवस्था जो है बहुत लंबा विषय है। लेकिन एक ही विषय को इतने लंबे समय तक चलाना संभव नहीं है। फिर कभी साल भर बाद फिर से देखेंगे इस विषय पर। कल इस विषय को समाप्त करेंगे। कल हम लोग परिवार व्यवस्था पर खुली चर्चा करेंगे एकदम। एक तो ये विषय आएगा कल कि क्या परिवार में मुखिया का चुनाव होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या प्रणाली हो सकती है, चुनाव के क्या अच्छे बुरे क्या नतीजे हो सकते हैं, तो क्या चुनाव होना चाहिए या और कोई तरीका होना चाहिए। एक दूसरा एक सुझाव ये भी होगा कि क्या परिवार में प्रमुख और मुखिया ये दो पद होने चाहिए। अगर दो पद होना चाहिए तो दोनों में क्या अंतर होना चाहिए, किसकी क्या भूमिका हो सकती है, किसकी नियुक्ति किस प्रकार हो सकती है, ये विषय भी हो सकता है। एक विषय यह भी हो सकता है कल कि आगे हम जो परिवार व्यवस्था सोच रहे हैं, आदर्श परिवार व्यवस्था, उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या उसमें हमको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये भी विषय हो सकता है। और भी कोई आप परिवार व्यवस्था पर जो भी चर्चा आप रखना चाहेंगे रखिएगा, क्योंकि फिर हम लोग परिवार व्यवस्था पर चर्चा अगर करेंगे तो साल भर बाद ही नंबर आएगा। ये मैं सोच रहा था कि कल का विषय कोटेशन 5170 से 5200 तक हम लोग मान करके चले हैं। इसमें से आप जहां से भी लेना चाहे कहीं से भी ले सकते हैं, या 5163 64 से होगा जो वहां से हो जाएगा। जी बाबू ठीक है। बताइए, रॉबिन जी। सोहन सिंह जी कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं ना। हाँ हाँ आदरणीय जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि बताइए। परिवार में आपने बताया कि मुखिया और प्रमुख का पद, तो उसमें महिला पुरुष का भी जोड़ा है कि महिला को दिया जाए कि पुरुष को दिया जाए।
ऐसा कुछ रहेगा क्या उसमें? वो कल की चर्चा में आ जाएगा वो। अब कल के विषय में आएगा। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। चलिए। रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। जी, आज के चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। कल फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।